हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल राय। आज नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आप लोग का बहुत अच्छा कल रिस्पांस मिला और कल मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था। हालांकि उसमें कहीं एक जगह त्रुटि हो गई थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैसे कई बच्चों ने कल डिमांड किया कि सर 10th का टॉपिक स्टार्ट किया जाए, कुछ 12th के बच्चों ने भी डिमांड किया आर्ट्स से रिलेशन में। तो मैंने ये सोचा कि आप सभी के लिए एक कॉमन टॉपिक लेके आया जाए, आप सभी के लिए कॉमन टॉपिक लेके आया जाए जो कि कंपटीटिव एग्जाम के लिए भी हो और बेसिक जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये बता दूं कि मैं एनसीईआरटी बुक के माध्यम से बता रहा हूँ और एनसीईआरटी बुक जो कि कंपटीशन के व्यू से बहुत ही तैयारी के लिए अच्छा माना जाता है। और मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक बता रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट वीडियो, चूँकि शॉर्ट वीडियो लेके मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितना कम समय में आप ज़्यादा चीज़ देख सके, ज़्यादा चीज़ों को समझ सके, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम यहाँ लिखा हुआ है भारत में राष्ट्रवाद। यहाँ हम अगर भारत में राष्ट्रवाद की बात की करें तो बहुत इसके अंतर्गत टॉपिक हैं, लेकिन अभी वर्तमान में मैं आपको इसमें गांधी युग से परिचय करवाता हूँ और देखते हैं कि गांधी युग है क्या इसमें। तो गांधी युग पे अगर बात की जाए, गांधी युग ये है आपका गांधी युग है और गांधी युग का प्रारंभ 1919 से 47 तक माना जाता है। ये है गांधीवादी युग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधीवादी युग का जो चरण है यानी गांधीवादी युग का जो काल है वह काल 1919 से लेके 47 तक माना जाता है। लेकिन गांधीवादी युग स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रमुख बिंदुओं को जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बता दूं यहाँ पे कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे और वकालत की पढ़ाई पढ़ने वो इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड से उनका आगमन 1891 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड से वो भारत में 1891 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई पढ़ के लौटे हैं और इसके बाद उन्होंने बम्बई में उन्होंने कुछ दिनों तक वकालत की प्रैक्टिस की है। 1891 के बाद जब वो इंग्लैंड से लौटे हैं वकालत की पढ़ाई पढ़ के, 1893 ईस्वी में वह एक केस के सिलसिले में वे साउथ अफ्रीका चले गए और जहां वो लंबे समय तक वहां रहे हैं और केस वहां उन्होंने पैरवी की है कई केसों की। इसके अलावा मैं बता दूं कि उनकी एक अहम उपलब्धि साउथ अफ्रीका में मानी जाती है कि उन्होंने गोरे काले के बीच में जो रंगभेद की नीति थी, इस रंगभेद की नीति को अंत करने का काम किया गांधी जी ने। मैंने यहाँ बताया गांधी युग 1919 से 47 तक माना जाता है और गांधी जी वकालत की पढ़ाई पढ़ने इंग्लैंड गए। 1891 में वे वहाँ पढ़ाई पढ़ने गए, वहाँ से लौटे हैं। लौटने के बाद 1893 ईस्वी में वे साउथ अफ्रीका चले गए। वहाँ पर उन्होंने केस के पैरवी के लिए गया था और वहाँ रंगभेद की नीति थी उसका उन्होंने निरंतर विरोध किया। गोरे काले के बीच भेदभाव को अंत करने का काम किया गांधी जी ने। इसके अलावा मैं आपको यहाँ बता दूं कि 1893 वो तो वहाँ चले गए, वहां उन्होंने एम्बुलेंस सेवा, उनकी फेमस है वहां की एक इनकी कृति है एम्बुलेंस सेवा। एम्बुलेंस सेवा और इसी एम्बुलेंस सेवा से प्रसन्न होकर अंग्रेजी सरकार इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान करती है। केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजी सरकार के द्वारा अर्थात अंग्रेजों के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा गांधी जी को प्रदान की जाती है। किस कृत्य के लिए? तो उनकी एम्बुलेंस सेवा की कृत्य के लिए उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है और यह इंग्लैंड मीन्स अंग्रेजों के द्वारा यह प्रदान की गई उपाधि थी केसर ए हिंद, जो कि एम्बुलेंस सेवा के लिए इन्हें प्रदान की गई। ये थोड़ा सा आप नोट कर लेना दिमाग में, एम्बुलेंस सेवा के लिए केसर ए हिंद की उपाधि इन्हें प्रदान की गई है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो गांधी जी की लाइफ की अगर स्टोरी स्टार्ट करूं, यहाँ पे जीवन की आंदोलन गतिविधियों के बारे में बताऊं यहाँ पे, तो इनके आंदोलन की शुरुआत यद्यपि असहयोग से होती है और असहयोग जो आंदोलन है वो शुरुआत तो होता है गांधी जी का 1920 में, लेकिन इससे पहले कई ऐसी घटनाएं मैं उन पे फोकस आपको करना चाहूंगा। यहाँ मैं आपको यहाँ लिख रहा हूं जो टॉपिक यहाँ पे है, आपको मैं बता दूं 1913 ईस्वी की बात है। 1913 ईस्वी में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आपको इंगित करना चाहता हूं। भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश की भावना उत्पन्न हो चुकी थी और इस अंग्रेजों के खिलाफ जो आक्रोश की भावना उत्पन्न हो चुकी थी, इसलिए 1913 ईस्वी में सिखों के नेता हैं
सिखों के नेता है जिनका नाम था लाला हरदयाल सिंह। लाला हरदयाल सिंह जी थे और लाला हरदयाल सिंह जी के द्वारा यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की जाती है, जो बिल्कुल धर्म दल वाले व्यक्ति थे। और लाला हरदयाल सिंह जी के द्वारा भारतीय क्रांतिकारी को तीव्र करने के लिए एक पार्टी का गठन किया जाता है, जिस पार्टी का नाम गदर पार्टी है। लेकिन गदर पार्टी तो ये तो थी, उसके बाद 1913 के बाद 1915 का भी काल बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि आयरलैंड की एक महिला है, उस महिला का नाम एनी बेसेंट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आयरलैंड की महिला है जिनका नाम एनी बेसेंट है, और एनी बेसेंट है आयरलैंड की महिला है। इनके साथ बाल गंगाधर तिलक जी हैं। ये दोनों मिलकर के अपने इंडिया में एक लीग की स्थापना करते हैं। इस लीग का नाम होम रूल लीग है। ये होम रूल लीग है जिसकी स्थापना 1915 में हुई है। इसमें दो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, एनी बेसेंट और तिलक। इसका उद्देश्य था, होम रूल लीग का मीन्स ही होता है, होम का मतलब गृह होता है, रूल का मतलब शासन होता है, गृह शासन। और यह गृह शासन क्यों, यानी इंडिया में इंडियन का राज हो, इंडिया में इंडियन का राज हो, इसके लिए एक लीग बनाया गया। इस लीग का नाम होम रूल लीग था। होम रूल लीग की स्थापना का मुख्य श्रेय एनी बेसेंट और तिलक जी को 1915 में माना जाता है। ये तो होम रूल लीग था। इसके पहले मैं बता दूं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब वो आए हैं इंडिया में, तो गांधी जी का आगमन साउथ अफ्रीका से जब वे लौटे हैं, उनका आगमन इंडिया में 1915 ईस्वी में होता है। गांधी जी का साउथ अफ्रीका से इंडिया में आगमन 1915 में होता है। 1915 के तुरंत बाद 1916 ईस्वी में उनकी एक उपलब्धि मानी जाती है, जिसमें उन्होंने एक आश्रम का स्थापना किया है जिसका नाम है साबरमती आश्रम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की है? 1916 में। और गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे कर है 1915 में। 1915 में दो तीन उपलब्धि है, जैसे मैंने यहाँ बताया, एनी बेसेंट और तिलक जी दोनों मिल करके एक लीग की स्थापना की है। उस लीग का नाम है होम रूल लीग। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कर दी है, और 16 में पहली बार वे जनता के सामने आते हैं। जनता के सामने पहली बार गांधी जी आते हैं, और उनके द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आप सभी नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में वे अपनी पहली अभिव्यक्ति भाषण प्रकट करते हैं जनता के बीच में, जहां से लोग गांधी जी से परिचित होते हैं। लेकिन गांधी जी से परिचित मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उनकी जीवन की सबसे प्रारंभिक आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। एक बार बोर्ड क्लीन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहूंगा। यहाँ एक टॉपिक मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। फिर से मैंने आपको आज भारत में राष्ट्रवाद टॉपिक बताया है, एनसीईआरटी सिलेबस से बिल्कुल ये सटीक रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट पॉइंट है। गांधीवादी युग है, और गांधीवादी युग इंडिया में 1919 से 47 तक माना जाता है। लेकिन इस युग से पहले गांधी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गांधी जी इंग्लैंड वकालत करने गए थे, और वकालत करके वे लौटे हैं 1891 ईस्वी में, और बम्बई में उन्होंने कुछ दिनों तक वकालत किया। उसके बाद 1893 में वे एक केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका जाते हैं जहां वे गोरे और काले के बीच रंगभेद जो है उस नीति को अंत करने का प्रयास करते हैं। साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की थी, और इस उपलब्धि के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें केसर ए हिंद की उपलब्धि प्रदान की जाती है। केसर ए हिंद से उन्हें सम्मानित किया जाता है। अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका से गांधी जी 1915 में लौट आते हैं। 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी लौट आते हैं, और 15 के जस्ट बाद 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसी वर्ष वे जनता के बीच पहली बार आते हैं, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय वे अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, और जनता के बीच पहली बार 1916 में वे आते हैं। वैसे तो उनकी सबसे पहली आंदोलन अगर बात की जाए तो सबसे पहली आंदोलन 1917 में प्रारंभ होती है, लेकिन 17 से पहले कुछ क्रांतिकारी नेताओं का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, जो कि आपको पहले भी मैंने बताया कि 1913 में लाला हरदयाल सिंह भारतीय क्रांतिकारी के नेता माने जाते हैं, और भारतीय क्रांतिकारी के नेता जो कि सिखों के गुरु थे लाला हरदयाल सिंह जी, और लाला हरदयाल सिंह जी के द्वारा यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की जाती है 1913 ईस्वी में। 1915 की बात की जाए तो आयरलैंड की महिला है एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष भी, महिला अध्यक्ष पहली रह चुकी है।
और ये एनी बेसेंट है और बाल गंगाधर तिलक जी हैं। ये दोनों व्यक्ति मिलकर के 1915 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। यहां तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये टॉपिक आप दिमाग में पॉइंट नोट कर लेना, सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, विशेषकर क्लास 10th के लिए। कंपटीशन के लिए तो खैर एग्जाम में ये आता ही, ये सब क्वेश्चन भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन से, लेकिन बेसिक लोगों के लिए भी ये नॉलेज रखना बहुत जरूरी होती है। तो 1916 में साबरमती आश्रम मैंने ये बता दिया है, और हिंदू विश्वविद्यालय की उद्घाटन के समय गांधी जी ने ही वहां अभिव्यक्ति यानी भाषण प्रस्तुत की थी, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अब गांधी जी की लाइफ की सबसे पहली आंदोलन 1917 में मानी जाती है, और 1917 में उन्होंने आंदोलन चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। और चंपारण सत्याग्रह चंपारण में हुआ है, क्योंकि जैसा नाम है वैसा काम है, पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण बिहार का ही जिला है, और इस जिले में किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, और नील की खेती को बंद कराने के लिए जो आंदोलन हुआ उसका नाम नीलहे आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे या तो चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है या तो नीलहे आंदोलन कहा जाता है। इसका रूल था, अंग्रेजों ने रूल बनाया कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए 3 कठिया प्रणाली इसका नाम रखा गया। कई लोग इसे नील वाली खेती को 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं। 3 कठिया में 3 कट्ठा नील की खेती, अंग्रेजों ने ऐसा रूल बनाया। यहां तक आपको बता रहे, नील की खेती करने वाले जो किसान थे वह काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ते थे, और वहां के मजदूर भी काफी गतिरोध उनमें उत्पन्न हो चुकी थी। इसीलिए एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम था नील दर्पण, और यह नील दर्पण पुस्तक में नील की खेती से संबंधित समस्याओं के बारे में यहां बताया गया। 1917 का यह जो चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, यह आंदोलन एक क्षेत्रीय स्तर का छोटा आंदोलन था, इसलिए गांधी जी की उपलब्धि वृहत स्तर पर इसमें नहीं मानी जाती है। और गांधी जी की मेन उपलब्धि 1919 से लेके 1947 तक मानी जाती है। 1919 में कौन सी घटना घटती है जिसमें गांधी जी को देश में आगे आना पड़ता है, उन घटनाओं की हम चर्चा करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगर उन घटना की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक अंग्रेजी न्यायाधीश है, उस न्यायाधीश का जो नाम है उसका नाम है सर सिडनी रॉलेट। और सर सिडनी रॉलेट यह अंग्रेजी न्यायाधीश है, और अंग्रेजी न्यायाधीश है यह 1917 ईस्वी में राजद्रोह समिति का गठन करता है। राजद्रोह समिति का गठन करता है सर सिडनी रॉलेट के द्वारा, और अंततः 1919 ईस्वी में, मार्च 1919 ईस्वी में यह एक्ट लेके आता है। इस एक्ट का नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट है, रॉलेट के द्वारा लाया गया, रॉलेट के द्वारा लाया गया रॉलेट एक्ट है, मार्च 1919 में आया। और इस एक्ट को इंडियन ने काला कानून कहा, काला कानून कहा। यह ऐसा कानून था जो भारतीय क्रांतिकारियों को दमनात्मक कार्रवाई करने के लिए बनाया गया था। यह क्रांतिकारियों को रोकने के लिए बनाया गया, शक के आधार पर पुलिस पकड़कर उन्हें जेल डाल देती थी, ऐसा कानून था रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट का विरोध बढ़ता गया। सर्वप्रथम इसका विरोध 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में विद्रोह हुआ, पूरे भारत में इसका विद्रोह प्रारंभ हो गया रॉलेट एक्ट का 6 अप्रैल 1919 को। अगर बात की जाए 9 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को, उस दिन रामनवमी का दिन था। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का दिन था। अमृतसर के 2 प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल हैं और एक सैफुद्दीन कीचलू है। ये दोनों नेताओं को रॉलेट एक्ट के तहत पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, जिसका विरोध पूरे अमृतसर में प्रारंभ हो जाता है। अमृतसर में प्रारंभ हो जाता है। फलस्वरूप 13 अप्रैल 1919 को बैसाख का दिन था, और इस दिन सभी लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठा थे, जिसकी सूचना जनरल डायर को मिल जाती है। जनरल ओ डायर बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। जनरल ओ डायर के द्वारा वहां पर अमृतसर के जालियांवाला बाग में निर्मम हत्याकांड की जाती है। 1600 राउंड गोलियां चलती हैं, सैकड़ों लोग वहां मारे जाते हैं। यह घटना बहुत ही निर्मम घटना थी। इस घटना का सभी ने विरोध किया, जिसमें विरोध करने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान गांधी जी को माना जाता है, जिन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया। यद्यपि जनरल ओ डायर की भारतीयों ने
आलोचना की, परंतु अंग्रेजी अधिकारियों ने इनकी प्रशंसा की और तरह तरह का इन्हें सम्मान भी दिया गया। और इसके विरोध में गांधी जी के द्वारा आंदोलन नए ढंग से स्टार्ट किया गया, जिसका नया आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन, जिसका काल 1920 से 22 तक माना जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक माना जाता है। यह 2 साल तक चलने वाला आंदोलन था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे गांधीवादी युग 1919 से 47 तक था। सर सिडनी रॉलेट के द्वारा 1917 में मैंने बताया राजद्रोह समिति लाया गया, और यह राजद्रोह समिति लाया गया और जो अंततः 1919 में रॉलेट एक्ट पारित कर देता है, मार्च 1919 में। और इस रॉलेट एक्ट को इंडिया ने कौन सा कानून कहा? काला कानून कहा। और ये काला कानून कहा है, जिसका विरोध पूरे इंडिया में 6 अप्रैल 1919 को होता है। पूरे भारत में इसका विरोध होता है, विद्रोह भी कई लोग कर देते हैं। 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन 2 अमृतसर के नेता सत्यपाल और किचलू को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। यद्यपि इसका विरोध होता है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैसाखी का दिन था। सभी लोग वहां इकट्ठा होते हैं, जिसकी सूचना जनरल ओडायर को मिल जाती है, जो अपने सैनिकों के साथ वहां 1600 राउंड गोली चलाता है। वहां निर्मम घटनाएं घटती हैं, कई लोग मारे जाते हैं। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण घटना है। गांधी जी ने कहा था कि पलासी की लड़ाई ने अंग्रेजों का नींव रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा इस बात को। गांधी जी ने कहा कि पलासी की लड़ाई ने अंग्रेजों का भारत में नींव रखा था, और जालियांवाला बाग हत्याकांड ने उस नींव को हिलाने का काम किया, ऐसा गांधी जी ने कहा था। यहाँ पे आगे मैं चलता हूं। यहाँ पे इस घटना के कारण गांधी जी ने काफी विरोध किया अंग्रेजों का, और गांधी जी को मिलने वाला केसर ए हिंद उपाधि इन्होंने लौटा दिया। गांधी जी को जो उपाधि केसर ए हिंद मिला था, इन्होंने यह उपाधि लौटा दिया। और गुरुदेव को एक उपाधि नाइट हुड का मिला था। नाइट हुड, रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे गुरुदेव के रूप में माने जाते हैं, इन्होंने भी उपाधि लौटा दिया। अंग्रेजों का बहिष्कार व्यापक स्तर पर हुआ, जिसका प्रतिफल के रूप में असहयोग आंदोलन देखने को मिलता है, जो 1920 से 22 तक चलता है। यह आंदोलन के बारे में हम परिचर्चा करेंगे कल विस्तार रूप में। कल मैंने पढ़ाने के क्रम में एक मिस्टेक कहा जा सकता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता था ये पॉइंट, लेकिन बाय मिस्टेक कल ऐसी मेरी मुझसे गलती हो चुकी थी। कल मैंने बार बार राज्य का चर्चा कर रहा था, जिसमें मैंने कल मैंने बताया था कि उड़ीसा में डिगबोई है, जो कि गलत था, बाय मिस्टेक हो गया था। आपको मैं बता दूं कि ये जो डिगबोई तेल शोधक कारखाना है, बहुत ही प्रसिद्ध कारखाना है, और भारत का पहला तेल शोधक स्थल भी माना जाता है। रिफाइनरी टाउनशिप वहां पे भी है डिगबोई, जो कि असम में है। और कल मैंने उड़ीसा बता दिया, जो गलत था, इसलिए आप इसे दिमाग में नोट कर लेना, वैसे आपको पता भी होगा। कल मैंने इसे गलत बता दिया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और बाकी आप बने रहें, प्रतिदिन मेरा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते रहेगा, और जैसा भी हो रिस्पांस दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।